हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th वालों के लिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और डेली अब आपको हाई स्कूल की वीडियो भी मैथ की मिलने वाली है और 9th वालों को भी कंपटीशन के साथ साथ। कंपटीशन वाले भी इन वीडियो को जरूर देखते रहें, बहुत सहायता मिलती है आप सभी को इन वीडियो से भी। तो देखिएगा आज का चैप्टर हमारा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चरों वाले, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा है चर किसे कहते हैं, जो x y z जितने भी लेटर होते हैं इन्हें हम चर कहते हैं, और जो 1 2 3 गिनती होती है इन्हें हम अचर पद कहते हैं, ये अचर संख्याएं होती हैं। जबकि जो लेटर होते हैं x y z वो सारे हमारे चर कहलाते हैं। तो आज हमें रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक समीकरण जो आपने ये भी 9th में पढ़ी थी। रैखिक समीकरणों का मतलब होता है जिनमें केवल और केवल घात 1 हो। मान लीजिए मैंने लिखा 5x + 3y = 2, तो यहाँ x और y दोनों चर हैं। ये तो है द्विपद, दो चरों वाले समीकरण है। दो पद है बल्कि 3 पद है। जब इसे लाएंगे तो इधर ये 9th में आपने किया है, लेकिन यहाँ x की घात भी 1 और y की घात भी 1 है। जबकि आप अगर मैं लिख देता 5x² + 3x - 2 = 0, तो अब ये जो है वो रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतम जो है पावर 2 हो चुकी है। तो अब ये द्विघाती है। यदि अधिकतम की घात होगी तो त्रिघाती होगी। जितनी अधिक से अधिक घात होती है उतने ही घात वाली समीकरण कहलाती है। एक घात वाली समीकरणों को ही हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो क्या है इसमें कि देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग है आपके चैप्टर की सबसे शुरू में, तो हमने यहाँ रैखिक समीकरणों वाली दो समीकरणें ली हुई हैं। वो दो समीकरणें हमने मानी हुई है। इसमें a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरे में है a2x + b2y + c2 = 0। देखिए यहाँ बराबर में आप 0 जरूर बना लिया करें। यदि प्लस में है तो माइनस में ले आए, और यदि माइनस में है तो प्लस में ले आए, वो आपको मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दी दो समीकरण, 3x - 5y = 7, और एक में मैंने लिखा 4x - +a 7y = -2। तो देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, याद करके आप इसे लिख सकते हैं 3x - 5y, क्योंकि बराबर प्लस का साथ है तो प्लस का चिन्ह बराबर के पहले आ जाएगा, माइनस में बराबर 0, और आप ऐसे ही इसको लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x + 7y, और ये माइनस का तो किस आएगा प्लस में और बराबर 0, क्योंकि यहाँ इन दोनों में अधिकतम घात x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। तो इन्हीं को हम बोल देते हैं रैखिक समीकरण। अब हम इनको क्या करते हैं कि एक को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और एक को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। देखिएगा ये चैप्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर को करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, उन सब में इसका प्रयोग होने वाला है। यहाँ से हमें समीकरण सोल्व करनी सीखनी, और एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कम से कम इस चैप्टर का आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं 5 से 10 नंबर के बीच में 100% आपको मिलता ही है, 5 से 10 नंबर। तो देखिएगा मैंने यहाँ एक टेबल बनाई है, इसका बड़ा रोल है यहाँ पर। इस साल भी आप देख सकते हैं 2020 में जो भी 24 जून को पेपर हुआ है, उसमें भी आपका इसी का एक सवाल आया हुआ है। मैं हर साल कराता भी हूँ, और अधिकांश सभी बच्चों के नंबर हमारे यहाँ से अधिकतम आज तक जो हमने पढ़ाया हुआ है तो 98 प्रैक्टिकल सही 98 नंबर तक बच्चों के मैथ में आ चुके हैं। 92 94 95 ये तो सबसे लोएस्ट वाले हैं, वरना 90 के बाद ही स्टार्टिंग है। यानी कि 80 में से सब बच्चे कम से कम 70+ नंबर आराम से कर सकते हैं। बस आप लगातार हमारी वीडियो पे हमारे साथ बने रहें। तो देखिएगा इसमें क्या है कि मैंने यहाँ दो समीकरण लिख दी है, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण। तो देखिएगा इसमें अगर हमें ये जो वाला पहला वाला मान होता है इसको हम कह देते हैं a1, y के साथ दिए हुए मान को कहते हैं b1, और जो अचर पद होता है उसे हम कहते हैं c1। इसे हम पहले बराबर में ले आते हैं माइनस में, तो ये जो x के साथ लिखा हुआ है a1, y के साथ b1, और जो अचर पद है वो c1। सेम ऐसे ही क्या होता है x के साथ वाला दूसरे समीकरण में a2 b2 c2। आप हर समीकरण में से a1 b1 c1, पहली समीकरण नंबर 1 है तो आपको 1 1 1 a1 b1 c1। समीकरण 2 में है तो आपको मिलेगा a2 b2 c2, और ये मान आपको चिन्ह सहित लेते हैं। जैसे हम कहें a1 की वैल्यू तो आप बताएंगे 3, b1 की वैल्यू कितनी बताएंगे आप 5 नहीं, आपको कहना है यहाँ पर -5, c1 -7, a2 4, b2 7 और c2 2। प्लस का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं वो प्लस में ही पढ़ा जाता है, लेकिन
तो हम यहाँ से पहले करते हैं अनुपातों की तुलना। हम पहले जो निकालते हैं हम अनुपात कहते हैं बटे को, कि हम a1 के बटे में a2 ही लिखते हैं, b1 के बटे में b2 लिखते हैं, c1 के बटे में c2 लिखते हैं। तो इससे मिलकर एक तैयार हो जाती है आपकी टेबल, और वो क्या है, तीन कंडीशन। पहली होती है कि a1 बटे a2 और ये बराबर नहीं है b1 बटे b2। देखिएगा यदि शुरू के ही दोनों बराबर ना हो तो आपको c1 बटे c2 को देखने की जरूरत नहीं है, जबकि आप शुरू में निकाल सकते हैं। आपने a1 बटे a2 निकाला, अब यहाँ से a1 बटे a2 कितना है 3 बटे 4, b1 बटे b2 कितना माइनस के 5 बटे 7, और c1 बटे c2 कितना माइनस के 7 बटे 2। या तो वो दोनों ही बराबर नहीं होते हैं। दूसरी कंडीशन आपकी बन सकती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर होगा c1 बटे c2। हो सकता है तीनों बराबर हो जाए। और तीसरी कंडीशन आपकी जो बनती है वो बनती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और ये बराबर नहीं है c1 बटे c2। केवल आपको यही तीन कंडीशन याद रखनी है। या तो देखिएगा उनमें दोनों में शुरू के ही बराबर नहीं होंगे, या तीनों की वैल्यू दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगी, या तीन में से शुरू के दो बराबर होंगे, लास्ट का एक उसके इक्वल नहीं होगा। यदि ऐसी कंडीशन होती है, यही होते हैं अनुपातों की तुलना। यदि ऐसी कंडीशन होती है तो बीजगणितीय हल क्या होते हैं, ऐसी समीकरणों का एक अद्वितीय हल होता है। एक अद्वितीय हल उसे ये कहते हैं कि यदि हम दोनों समीकरणों को सोल्व करते हैं तो एक x की वैल्यू निकल कर आती है और एक y की वैल्यू निकल कर आती है, वो दोनों फिक्स होती है। x का भी एक ही मान प्राप्त होगा और y का भी एक ही मान प्राप्त होगा। जब हम 3.3 अभ्यास स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसके बारे में आपको हल बता दिया जाएगा। फिलहाल दूसरा क्या है, यदि तीनों बराबर होते हैं तो हम उसके कह देते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है। उसमें जितनी बार हम x की वैल्यू अलग अलग रखेंगे y का मान चेंज होता चला जाएगा। x के भी बहुत सारे मान मिलेंगे और y के भी बहुत सारे मान आपको मिलते रहेंगे, जो कि उन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते रहेंगे। तीसरा, यदि आपको मिलता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 परंतु c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो हम उसका कहते हैं कि उन समीकरणों का कोई हल नहीं है। यानी कि उसमें से ना ही तो आपको x की वैल्यू प्राप्त होती है, ना ही आपको y की वैल्यू प्राप्त होती है। उस कंडीशन में कह देते हैं कि उनको हम हल नहीं कर सकते, अर्थात उनका कोई भी हल नहीं। अब देखिएगा अगला है ग्राफीय निरूपण क्या कहते हैं। तो ग्राफीय निरूपण के लिए अपने ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, और जब हम इन दोनों रेखाओं दोनों समीकरणों से ग्राफ पर बनाते हैं तो तीन तरह की रेखाएं बन सकती है। कौन कौन सी? यदि एक अद्वितीय हल है तो वो रेखाएं जो होंगी वो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखिएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल में आपको बता देता हूँ कि प्रतिच्छेदी रेखाएं की यदि एक रेखा आपकी इस तरह से है तो दूसरी रेखा उसे इस तरह से प्रतिच्छेद करेगी। जो दो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं कहीं भी, उन रेखा को कहते हैं प्रतिच्छेद। जरूरी नहीं ऐसी ही हो सकता है एक रेखा इस तरह की और दूसरी उसे इस तरह प्रतिच्छेद कर दे, इस तरह कर दे। तो इन रेखाओं को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। जहां एक रेखा दूसरी रेखा को काट देती है किसी बिंदु पर, उन्हें हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये रेखाएं अगर बनाने के लिए आता है तो ग्राफ मिलता है, ग्राफ नहीं मिलता तो हमारा आंसर केवल होता है प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी कंडीशन यदि अनेक हल होते हैं तो अनेक हल होने वाली कंडीशन में वे रेखाएं जो होती हैं वे आपस में होती हैं समपाती रेखा। तब हम उनको बोलते हैं कैसी हैं ये आपस में, ये रेखाएं आपस में समपाती है। समपाती का मतलब जो दो रेखाएं थी, यदि पहली रेखा इस बिंदु से यहाँ गई थी तो दूसरी रेखा भी इसी रेखा के ऊपर होती है। दोनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। यह दो समीकरण में दो जाएंगी। यदि बहुत सारी समीकरणें होती या हम कहते हैं कि तीन चार रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उन्हें हम कहते हैं समपाती रेखाएं। चलिएगा आपको केवल इतना याद रखना कि यदि दो रेखाएं दोनों रेखाएं एक ही बिंदु से जाती हैं तो वे रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाती हैं। तीसरी आपके इसमें आती है यदि दोनों दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप तीनों निकालने के लिए पहले a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। ये इतने इजी क्वेश्चन है कि जब आप इनको निकालते हैं तो आपको निकालते ही पता चल जाता है कौन सा वाला इनमें से अनुपात लगने वाला है। तो यदि ऐसी कंडीशन में उनका कोई हल नहीं होता, और जब कोई हल नहीं होता तो वो रेखाएं होती हैं आपस में समांतर रेखा। और समांतर रेखाएं कैसी होती है? समांतर कहते हैं समाप
समान का अंतर, सम माने समान और अंतर माने अंतर। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर बिल्कुल समान हो। अब देखिए यदि एक रेखा यहाँ गई है तो दूसरी रेखा ये गई है और ये दोनों रेखाएं कहती है एक दूसरे के समांतर, यानी कि इन्हें आगे या पीछे किसी भी दिशा में कितना भी बढ़ाया जाए ये कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या एक ही बिंदु पर नहीं मिलती है। देखिएगा ये दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर काटती थी तो इनका भी एक हल निकलता है, ये दोनों एक ही बिंदु से होकर निकली थी तो इनके अनेक हल है। और जहां दोनों रेखाएं बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं वे कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती या कहीं भी एक बिंदु पर नहीं मिलती, उस कंडीशन में उन रेखाओं का कभी कोई हल नहीं होता। अब आता है समीकरण युग्म कैसा होता है। तो देखिएगा समीकरण युग्म जो आपके होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है संगत और एक होता है असंगत। केवल आपको इनके नाम याद रखने हैं, एग्जाम में आपको मिलता है बताइए दी गई समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत है, तो आप केवल इनको निकालते हैं और डायरेक्ट बताते हैं युग्म संगत है या असंगत है। लेकिन देखिएगा संगत असंगत भी इन पर निर्भर है, लेकिन मैं आपसे बता दूं अगर आपने ये याद किए हैं तीनों हल तो आपको संगत और असंगत में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। सिंपल सा बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात, आपको क्या याद रखनी है, उसका चाहे एक हल है या अनेक हल है, चाहे उन दोनों रेखाओं का एक हल है या अनेक हल है। यहां मतलब है हल से कि इसका एक अद्वितीय हल है, यहां मैंने कहा है इसका अनेक हल है। यदि उनके हल हैं तो वे समीकरण युग्म अपने आप में संगत है, संगत। यदि हल है तो संगत है और यदि हल नहीं है तो वो संगत भी नहीं है, अर्थात कैसा है, असंगत है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, यदि उनका हल है चाहे एक हल है या अनेक हल है तब तो रेखाएं संगत होंगे, उनका समीकरण युग्म संगत होगा, और यदि उनका कोई हल नहीं है तो वह उनका समीकरण युग्म भी असंगत होगा। बिल्कुल आसान से टेबल है, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। यदि आप इसे याद कर लेते हैं कंप्लीट तो देखिएगा आपके 2 नंबर एग्जाम में 100% क्लियर हो गए। यदि ग्राफ आता है तो आपके 3 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। विदाउट ग्राफ इसमें से आपके 2 नंबर 100% आपको एग्जाम में मिलने हैं। मात्र एक अभ्यास है, यही आपको करने हैं। आज मैं इनके एक एक सवाल कराने वाला हूं, आप उसमें एक एक ना करें, आप उसके तीनों आंसर देंगे। सवाल अभ्यास है वो प्रश्नावली 3.2 की, तो देखिएगा क्या है वो अभ्यास, उसे आज हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। आप कोशिश करेंगे कि आप उसे घर से जरूर करें क्योंकि मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी कराता रहूंगा पर डे, तो आप इन वीडियो को देखते रहें, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जो हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखता रहेगा ऐसी समस्या किसी के सामने नहीं आने वाली कि आप में से कोई ये कह सकता हो कि हमें ये हाई स्कूल का मैथ समझ में नहीं आ रहा है। बस आप इन वीडियो को शर्त है कि देखते जरूर रहें। आपको कहीं दिक्कत आती है तो मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, फिर बता रहा हूं, आप मुझसे पर्सनली 90 122 84 178 इस नंबर पर आप मुझे कॉल, मैसेज या फिर व्हाट्सएप के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। तो ये हमारा पर्सनल नंबर है। आपको कोई सी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, मैथ में, साइंस में, तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिएगा इसके मैं अभ्यास स्टार्ट कर देता हूं। क्या है वो अभ्यास, जो इसके 3.1 आपको करने नहीं है, आपको प्रश्नावली स्टार्ट करनी है सबसे शुरू में, प्रश्नावली 3.2 से। और यहाँ क्योंकि वो 3 सवाल उसमें अलग अलग दिए हैं, मैं बता देता हूँ। पहला सवाल उसमें आपको दिया है कि अनुपातों की तुलना आपको करनी है। सवाल है आपका, आप क्वेश्चन अपनी किताबों में खुद पढ़ लेंगे। अनुपातों की तुलना, अनुपात कौन कौन से थे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं अथवा समांतर है। जबकि मैंने आपको बताया हम उसके 3 आंसर दे सकते हैं। एक आंसर तो इनमें से होता है, दूसरा होता है उसका बीजगणितीय हल, कोई हाँ ये भी दे सकता था। बताइए
उनके हल याद कीजिए कि उनका एक अद्वितीय हल है, अनेक हल है या फिर कोई हल नहीं है। वो आपसे भी कह सकता था बताइए इनका समीकरण संगत है या असंगत है। तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज बताने वाला हूं, आप तीनों याद करेंगे ताकि आपको एक साथ पूरी टेबल अपने आप ही याद हो जाए। तो पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूं इसका, आपका एक क्वेश्चन नंबर पहला नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 से आपको स्टार्ट करना है। और दूसरे का पहला खंड इसमें क्या है, 5x - 4y + 8 बराबर 0। ये आपकी समीकरण नंबर 1। बराबर 0 है तो सही, वरना आपको बनाना पड़ेगा बराबर में 0 + 6y - 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 0। यहां आप सबसे शुरू में लिखा करें अनुपातों की तुलना करने पर, क्योंकि थ्योरी में के सवाल का आपको पूरा नहीं लिखना। अनुपात मैंने बताया आपके पास कौन कौन से हैं, a1/a2, एक क्या निकालना आपको b1/b2, और एक आपको निकालना है c1/c2। तो जब हम पहले समीकरण में देखते हैं a1 कितना है 5 और b1 कितना है 7, तो a1/a2 कितना बना 5/7, b1/b2 कितना बना 4/6। लेकिन चिन्ह देखिएगा यहाँ है माइनस, तो माइनस लगाना है। एक बात और याद रखें, आप भी माइनस चिन्ह, अगर माइनस चिन्ह है ऊपर लगाए नीचे लगाए बीच में लगाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता, माइनस का मतलब समीकरण माइनस में ही होगी। यदि ये कटते तो आप इनको डिवाइड जरूर करें, 2 से कटेगा 2 बार और 2 से 3 बार, तो ये मिलेगा आपको -2/3। और c1/c2 आपको क्या मिलेगा 8, और 9 किसका है माइनस का चिन्ह सहित 8/9। अब आपको यहां देखने से पता लगा होगा क्या a1/a2 b1/b2 c1/c2 में से कौन सा अनुपात बन रहा है। देखिए जब शुरू के दो ही बराबर नहीं है तो यहाँ क्या बना, चूंकि a1/a2 और ये बराबर नहीं है b1/b2। जब दोनों बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन बनी, सबसे पहली वाली बनी। और मैंने बताया इस कंडीशन में क्या होता है, तो बताइए रेखाएं कैसी थी इस कंडीशन में। तो हम इसके तीनों आंसर दे सकते हैं, क्या क्या, कि यदि ये कंडीशन a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है दोनों, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसी रेखाएं अपने आप में प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर आपसे मालूम करा जाता कि बताइए इनका बीजगणितीय हल क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि इनका एक अद्वितीय हल है। या फिर तीसरा आंसर आप क्या दे सकते हैं, अगर आपसे कहा जाए बताइए समीकरण युग्म क्या है, मैंने कहा था यदि हल है तो समीकरण युग्म, यदि उनका हल है चाहे एक हल है या अनेक हल है, तो आप कहेंगे समीकरण युग्म संगत है। और यदि उनका कोई हल नहीं है तो समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन कितना आसान है, सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा एक और कर दे रहा हूं, और फिर जो आपको करने हैं वो मैं आपसे खुद ही बता दूंगा, सारे यहाँ लिख दिए जाएंगे, वरना आपकी बुक में है तो वो आप सब देख ले, क्योंकि मैं एक साथ सारे क्वेश्चन पे करवाने वाला हूं। दूसरा है इसमें क्या खंड है कि 9x + 3y + 12 बराबर 0, तो ये आपके पास है समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण इसमें आपको दी गई है 18x + 6y + 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। आप यहां लिखते हैं सबसे पहले अनुपातों की तुलना करने पर। तो जब आप अनुपातों की तुलना करते हैं तो आप पहले क्या निकालते हैं a1/a2। बताइए a1/a2 कितना हुआ 9/18, तो ये मिला होगा 9 × 9 = 18, वैल्यू मिली 1/2। आपने निकाला b1/b2, तो b1/b2 आपको क्या मिला, दोनों प्लस के हैं 3/6, तो 3 × 3 = 6, तो आपको मिला 1/2। फिर आपने निकाला c1/c2, तो ये था आपका 12/24, तो 12 × 12 = 24, तो वैल्यू मिली 1/2। इसका मतलब आपको क्या प्राप्त हुआ, चूंकि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो वैल्यू a1/a2 है वही मान b1/b2 का है और वही मान c1/c2 का है, क्योंकि सभी की वैल्यू 1/2 1/2 और 1/2 है। चलिएगा जब तीनों वैल्यू बराबर है तो आप क्या कहेंगे, अतः रेखाएं कैसी हैं, अतः ये कैसी होंगी, समपाती, अतः ये समपाती रेखाएं हैं। आपसे मालूम क्या था, बताइए इसका हल क्या है, तो आप क्या करेंगे, इनके क्या है, अनेक हल है।
आप ये भी लिख सकते हैं अनेक हल है, आप ये भी लिख सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। और जिसके अनेक हल होते हैं तो समीकरण, क्योंकि हल है चाहे एक हल है या अनेक हल है, तो समीकरण युग्म कैसा होता था उनका? संगत। तो हमारा आंसर होगा कि समीकरण युग्म कैसा है इनका? संगत है। तो आप देखिएगा एक साथ तीन आंसर देंगे तो आपको पूरी टेबल 100% याद रहेगी। जो आपके सवाल नंबर 2, 3, 4 है उनमें अलग अलग मालूम किया गया है। एक क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि बताइए समीकरण युग्म रेखाएं कैसी हैं, फिर एक में कहा आपसे बीजगणितीय हल बताइए, और एक में आपसे कहा गया समीकरण युग्म बताइए। तो आपको मैं तीनों एक साथ करवा रहा हूं, इसलिए आप सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे खंड, 3 के सारे खंड और 4 के सारे खंड आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं इसी का तीसरा हमें दिया गया है 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। एक दिया गया है 2x माइनस y प्लस के 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। आप यहां लिखेंगे क्या? पहले अनुपातों की तुलना कर, और आपको ये पता होना चाहिए अपने आप कि हम इनकी तुलना किससे करते थे। तो सब तुलना किससे करते थे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और यहाँ से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो देखिएगा जो x के साथ लिखा हुआ a1, y के साथ b1, फिर अकेला वाला c1 अचर पद, x के साथ a2, y के साथ b2 अचर पद c2। तो देखिएगा पहले a1 बटे a2 कितना हुआ x के साथ, तो a1 बटे a2 कितना मिला? 6 बटे 2, और 2 से कितनी बार कटा? 3 बार। बटने के लिखे ना लिखे कोई अंतर नहीं है, तो कितना मिला? 3। अब आपने निकाला अगला b1 बटे b2, b1 बटे b2 कितना मिलेगा? माइनस के 3, और y के साथ जब कोई गुणांक नहीं तो वहां कितना मानते हैं? a, तो माइनस से माइनस कटा कितना मिलेगा? 3, और जब हम निकालेंगे c1 बटे c2 तो वो हमें कितना मिलेगा? देखिएगा 10, और बटे में है आपका 9, क्योंकि ये डिवाइड नहीं है। तो अब आपको लगा होगा ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो शुरू के दो बराबर है, यानी कि a1 बटे a2, चूंकि a1 बटे a2 किसके बराबर है? b1 बटे b2, और ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो आपको इसका पहला आंसर क्या देना? यदि आपसे कहा है रेखाएं बताइए, तो आप क्या कहेंगे? कैसे रेखाएं हैं ये? अतः ये जब दो मान बराबर हो तो दो मान बराबर कैसे चलते थे? बराबर ही कर दीजिए, और बराबर नहीं कर देंगे तो कैसे रेखाएं बन गई है? समांतर रेखा। तो ये समांतर रेखाएं आपसे मालूम किया था, बताइएगा इनका बीजगणितीय हल। तो मैंने बताया जो समांतर रेखाएं होती हैं उनका क्या होता है कि इनका कोई हल नहीं। ये सब हम इसी को देख बता रहे हैं। और जिनका कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म कैसा होता था? यदि हल है तो संगत है, और हल नहीं है तो उनका संगत भी नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं समीकरण युग्म कैसा है आपका? असंगत है। तो देखिएगा दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपके। तो मैंने इसका पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसमें कंप्लीट कर दिया है। अब आपको इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा अपने आप से करना है। आपको उसमें ध्यान रहे तीनों ही आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपको स्वयं करना है। ये 3.2 अभ्यास की बात कर रहे हैं इसमें। मैं इसमें और एक क्वेश्चन कराने वाला हूं जो थोड़ा भिन्न के रूप में है, उसे आप और देख लें। और जो क्वेश्चन आपसे ना हो आप उसे जरूर मालूम करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो। तो दूसरे में आपको बताना था, देखिए उसमें सिर्फ ये मालूम किया क्वेश्चन नंबर 3 में संगत और असंगत। तीसरे क्वेश्चन को उसने मालूम किया कि बताइए उनके समीकरण संगत हैं या असंगत है। जबकि मैंने आपसे बता दिया कि आपको तीनों ही आंसर देने हैं, ताकि चाहे एग्जाम आए तब भी आप तीनों आंसर दें, कोई परेशानी नहीं है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो इसका पहला खंड आप कर लेंगे, मैं लिख देता हूं ये वाला 3x प्लस 2y बराबर 5। तो आप इसे पहले क्या लिखेंगे? 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरे में आपको दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 7। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब वही प्रोसेस आप करेंगे अनुपातों की तुलना करने पर a1 बटे a2 b1 बटे b2। देखिएगा 3 बटे 2 2 बटे 3 दोनों ही बराबर नहीं है, और जब शुरू के दो बराबर नहीं है तो यानी कि अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। तो ये आपको खुद करना है। तीसरा इसी का जो दूसरा खंड है आपके पास
फिर ऐसे ही इसे भी आप कर लेंगे आराम से। दूसरा खंड है 2x माइनस 3y बराबर 8, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा इसे दिया गया है 4x माइनस 6y बराबर 9, तो आप इसे लिख सकते हैं 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर। फिर आप वही लगाएंगे 2/4 3/6, देखते ही आपको पता लग रहा होगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 1/2 1/2, ये अलग है। तो जब दोनों बराबर हैं और दो बराबर हैं तो बताइएगा कैसे होंगे, दो बराबर होते तो रेखाएं समांतर, और रेखाएं समांतर है तो उनका कोई हल नहीं होता, और जब कोई हल नहीं होता तो समीकरण भी संगत नहीं होता, अर्थात कैसा होगा, ऐसा नहीं। लेकिन आप देखिएगा इसका तीसरा क्या है। तीसरा इसका आपको दिया गया था 3/2x, भिन्न वाला है इसलिए बता दे रहा हूं इसको मैं, 5/3y बराबर 7। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम अथवा करके फिर वैसे लिखेंगे जैसे हमने पढ़ा है, या करके कि 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0, ये आपकी है समीकरण नंबर 1। दूसरे समीकरण में आपको दिया गया है 9x माइनस 10y बराबर 14 है, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे 9x माइनस 10y माइनस के 14 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, अनुपातों की तुलना करने, अनुपातों की तुलना करने। जब आप तुलना करते हैं तो आपको मिलता है a1/2, और देखिए a1 का मान कितना था आपका 3/2, और बटे में a2 का मान कितना है 9। अब आप इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसके तो बटे में हम इसके बटे में मान लेते हैं 1, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1। देखिएगा यहाँ पहला और लास्ट का एक साथ लिखा जाता है और बीच वाले दोनों एक साथ, यानी कि 3 के साथ लिखते हैं 1 और 2 के साथ लिखते हैं 9, तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर से 3 ही करना 3 और 9 दूनी 18, तो 3 ही करना 3 6 18, तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1/6। अब आपने यहाँ से निकाला b1/b2, तो b1 की वैल्यू कितनी थी 5/3, और यहाँ बटे में कितना है इसके माइनस के 10, बटे में कितना मानेंगे 1, यानी कि 5 के साथ इसे लिखेंगे 1 को, और इस 3 के साथ इसे लिखेंगे गुणा में 10 को। मैंने कहा था माइनस का चिन्ह आप कहीं भी लगा लें, ऊपर नीचे कोई अंतर नहीं है, तो ऊपर बनेगा 5 और बटे में बनेगा माइनस के 30, तो 5 6 30, वैल्यू मिलेगी माइनस के 1/6। अब हमने निकाला यहाँ से c1/c2, तो हमें कितना मिलेगा माइनस के 7 बटे माइनस के 14, माइनस से माइनस 1/2। यानी कि बताइए क्या ये दोनों बराबर हैं, जी नहीं बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला मान प्लस का है और ये वाला मान माइनस का है, अर्थात आपको क्या मिला यहाँ से, मैं यहाँ कह सकता हूँ अर्थात कि a1/a2 ये बराबर नहीं है b1/b2, ये चिन्ह होता है बराबर नहीं, काट देते हैं। तो जब शुरू के दो ही बराबर नहीं है तो क्या कह देते हैं कि इनका एक अद्वितीय हल है। रेखाएं कैसी हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और तीसरा कहते हैं इनका समीकरण कैसा है, जब प्रतिच्छेदी है तो यानी कि इनका एक हल है, और हल है तो समीकरण युग्म संगत। अब आप इसके क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट आप कर सकते हैं आराम से। इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सारे करने हैं, सबके पास आपके पास बुक है, क्योंकि वो सब इजी बचे हैं, आराम से आपने कर लेंगे। लेकिन जो इसके अभ्यास का भी एक लास्ट सवाल है 3.2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसको मैं करा दे रहा हूं। तो देखिएगा वो क्या है आपका, जो इसका तीसरा 5वां सवाल है। अब आप सवाल नंबर 3 के सारे पार्ट और 4 के सारे पार्ट सेम ऐसे ही करें, वो सब आसान बचे हैं, और ये तीनों आंसर ही आप उसमें जरूर दें। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस साल के लिए आप उसे जरूर करें, क्योंकि मुझे लगता है वो इस साल आपको मिल जाएगा बोर्ड में भी और आपको हाफ कर क्वेश्चन नंबर 5, और ये आपका है वेरी मोस्ट क्वेश्चन। आपका है एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई
जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आपसे मालूम किया गया है बाग की विमाएं। देखिए विमाएं हम कहते हैं लंबाई और चौड़ाई। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यदि घन या घनाभ में हो तो विमाएं तीन होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो वहां का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से, यहाँ मतलब होता है केवल लंबाई और चौड़ाई से। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं सॉल्यूशन में कि आपने एक आयताकार बाग बना लिया। ये एक है हमारे पास आयताकार बाग। अब इसमें हम जो बड़ी वाली भुजा कहते हैं उसे हम लंबाई कहते हैं और छोटी भुजा को हम चौड़ाई कहते हैं। जब भी हम कभी अपनी तरफ से मानते हैं तो हमेशा छोटे वाले को मानते हैं ताकि बड़े वाले को प्लस कर देते हैं। तो इसमें छोटी चौड़ाई है तो हमें चौड़ाई का नहीं पता, हमने चौड़ाई कितनी मान ली इसकी x मीटर है। और उसने कहा है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई से भी 4 मीटर अधिक है। जब चौड़ाई हमने x मानी है तो लंबाई x और अधिक के लिए चिन्ह लगाते हैं प्लस का, कम के लिए चिन्ह लगाते हैं माइनस का। तो ये हो गई x प्लस 4 मीटर। इसी को हम देखकर मान लेते हैं कि माना बाग की लंबाई बराबर कितनी मानी हमने x प्लस 4 मीटर और चौड़ाई बराबर कितनी मान ली हमने x मीटर। आप चाहे पहले लंबाई मान लें बाद में चौड़ाई, या पहले चौड़ाई बाद में लंबाई। तो आप जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन हुआ करें तो आप उनका सामने छोटा सा चित्र जरूर बना लिया करें और तब आप उसको सोल्व करें, जल्दी से आप आसानी से उन्हें कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या है इसमें, अब हम उसने दिया हमें अर्ध परिमाप, जबकि आपने परिमाप पढ़ा हुआ है जो आयत होता है। चलिएगा मैंने पहले लिखा है आयत का अर्ध परिमाप बराबर कितना है 36 मीटर। आप थोड़ी देर के लिए अर्ध को भूल जाइए, परिमाप किसे कहते थे। तो लंबाई के सामने होता है लंबाई और चौड़ाई के सामने होता है चौड़ाई। क्योंकि 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई तो हमने इन चारों को ही जोड़ दिए, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि क्या बना 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। तो जब 2 कॉमन लेते तो यहाँ बनता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमने ये सूत्र भी पढ़ा है 9th में 8 में 7 में, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप का सूत्र हमने पहले लिख लिया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन उसने दिया है अर्ध परिमाप। तो देखिएगा अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा, अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा, और आधे का मतलब हो गया परिमाप के अंदर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और आधा कहते हैं बटे में 2। और इसकी वैल्यू आपके पास 36, 2 से काटेंगे 2 तो केवल क्या बचा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी थी आपके पास x प्लस 4 और प्लस चौड़ाई क्या मानी हुई थी आपने x बराबर है 36। x में x जोड़ेंगे कितना मिलेगा 2x, और आप इस 4 को यदि प्लस का 4 है तो माइनस में जाएगा और माइनस की संख्या होगी तो उधर प्लस में। तो 2x बराबर आपको कितना मिला 32, और जब आप यहाँ से x निकालेंगे तो 32 और बटे में 2, और बताइएगा 2 से 32 पूरा कितनी बार डिवाइड हो जाता है 16 बार। जब 16 बार डिवाइड हो जाता है तो आप नीचे लिख देंगे अतः करके, क्योंकि आपने x किसे माना था बाग की चौड़ाई को। तो आप लिख सकते हैं अतः बाग की, चाहे आप पहले लंबाई लिख दे या चौड़ाई लिख दे कोई अंतर नहीं। बाग की चौड़ाई बराबर हमने मानी थी x और उसकी वैल्यू कितनी आई 16 मीटर, और एक हमें निकालनी थी इसमें बाग की लंबाई, और लंबाई हमने क्या मानी थी x प्लस 4, और x वैल्यू कितनी आई थी 16, और जब हम 16 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा ये आंसर 20 मीटर। तो ये होंगी इस बात की दोनों डिमांड। चलिएगा दोस्तों आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, कल मिलेंगे 3.3 के साथ। कंटिन्यू इन वीडियो को लगातार आप सभी देखते रहे सभी दोस्तों को। तब तक के लिए हमारा धन्यवाद। जय हिंद।